Hello, good morning students. Now we're discussing 10th class chemistry and your today's topic is physical properties of non-metals. तो लास्ट वीडियो में हमने दो वीडियोस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मेटल की डिस्कस की, तब मैंने हर प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ा दिया था, तो नॉन मेटल में इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं समझा चुकी थी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, थर्मल, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था जब हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे मेटल्स के केस में। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे फिर नॉन मेटल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, यूजुअली आपको अपोजिट मिलेगी। ठीक है, मेटल से जो नॉन मेटल्स का बिहेवियर है वो आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज विद स्टेट। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं, अब देखो मैं दोनों को ना कंपेयर करके चलूंगी साथ, क्योंकि अगला जो टॉपिक आपका होगा दैट विल बी डिफरेंस इन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो आप खुद कर लेना, मैं अभी साथ साथ समझा देती हूँ। ठीक है, मेटल के केस में अगर आपको स्टेट की बात करनी है तो ज्यादातर सॉलिड थे, सिवाय मरकरी को छोड़ के जो कि लिक्विड था। ठीक है, कोई गैस नहीं मिल रहा था रूम टेम्परेचर पे मेटल। बट नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन ऑल 3 स्टेट्स। कौन कौन से? ठीक है, ये आपको सॉलिड में भी मिल जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड पे भी मिल जाएंगे और गैस में भी मिल जाएंगे। कौन कौन से नॉन मेटल है जो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर? जस्ट लाइक कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है, ये सारे सॉलिड होते हैं। आयोडीन है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड की बात करें, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड। ठीक है, ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड है। मरकरी इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड है। ओके, और गैस तो बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल, जैसे O2, H2, N2, Cl2, F2। इसके अलावा आपके जैसे और क्या बचे, हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सारे जो आपके पास कंपाउंड बचे हैं। ओके, तो ये आपको गैसेस फॉर्म में भी मिल जाएंगे। आप इन सब के सिंबल जानते हो, 9th में हमने पढ़ रखे हैं। लिक्विड कंडीशन में ब्रोमीन है और सॉलिड कंडीशन में आपके पास ये है। तो ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लस्टर, मतलब चमक के बारे में बात हो रही है कि क्या इनके अंदर चमक होती है। तो मेटल्स के अंदर यूजुअली लस्टर होती है, जो उनके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं, तो वो मेटल आपको चमकते हुए नजर आते हैं। तो नॉन मेटल्स आर जनरली डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव लस्टर, नॉन लस्टरस होते हैं बेटा वो। ठीक है, बट इसमें आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक दो ऐसे नॉन मेटल भी हैं जिनके अंदर आपको चमक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जर्नली इनमें कोई चमक नहीं होती, जैसे कोयले में कोई चमक नहीं होती, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें कोई चमक नहीं होती है। बट एक दो ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके अंदर आपको लस्टर देखने को मिलेगी। तो एक्सेप्शन कौन से हैं इसमें? आयोडीन, I2 जिसको हम लिखते हैं। आयोडीन एक पर्पल कलर का शाइनी सॉलिड होता है, इसमें चमक होती है। मेटल जैसे चमकते हैं ना, वैसे ही आयोडीन भी जो है वो चमकता है। नेक्स्ट है डायमंड। तो जो हीरा है ना बेटा, वो कुछ नहीं, कार्बन है। कार्बन की ही फॉर्म होती है, ग्रेफाइट हो या डायमंड हो। तो डायमंड चमकता है, सबको पता है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो डायमंड जो कि एक्चुअली में फॉर्म है एक कार्बन की, नॉन मेटल है, उसमें चमक होती है, बहुत ज्यादा चमक होती है। ठीक है, और आयोडीन भी एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है, चमक देखने को मिलती है। तो लस्टर में ये दो आपके क्या रह जाएंगे बेटा, एक्सेप्शन। ओके, थर्ड, हार्डनेस। मेटल्स आर जर्नली वेरी हार्ड विद सम एग्जांपल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, जिनको आप चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, मरकरी है, लिक्विड है, तो सॉफ्ट ही मिलेगा। सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि आप उनको चाकू से, जैसे हम घर में फ्रूट्स काटते हैं, ऐसे काट सकते हो। बाकी यूजुअली मेटल्स हार्ड है। ठीक है, तो मेटल्स के कंपैरिजन में अगर आप नॉन मेटल को देखो तो दे आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, दे आर जनरली सॉफ्ट, क्योंकि ज्यादातर तो इसमें गैसेज हैं, तो वैसे भी उनकी हार्डनेस की बात नहीं आती है। जो सॉलिड स्टेट में भी है, जैसे सल्फर, फास्फोरस
कार्बन, ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं होते। आपने कोयला देखा होगा घर में, इतना ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, आपकी पेंसिल की नोक होती है वो, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यूजुअली दे आर नॉट वेरी हार्ड, ओके। बट इट हैव ऑल्सो एक्सेप्शंस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, लाइक डायमंड। अब आपको पता है ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज नोन, ठीक है। वो मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हम, तो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि डायमंड वो सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा सख्त होता है। एक्चुअली में भी बात कर रहे थे कि डायमंड है क्या, कार्बन है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है बेटा। तो डायमंड सबसे हार्ड है, बट वो एक नॉन मेटल की फॉर्म है। जनरली कौन हार्ड होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। अगर किसी सब्सटेंस को हम बहुत ज्यादा वेट उसके ऊपर लगा के, प्रेशर लगा के उसकी शीट्स में कन्वर्ट कर सके, तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस मेलिएबल है, ठीक है। मेटल्स बहुत अच्छे मेलिएबल थे, आपने पढ़ा पीछे। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, दे आर नॉट मेलिएबल एट ऑल, ओके। आप नहीं है कि ऑक्सीजन गैस को पीट पीट के आप उसकी शीट बना दोगे, ठीक है। या यूं भी समझ लो कि ऑक्सीजन गैस को पहले हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम किया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, अब लिक्विड ऑक्सीजन से सॉलिड ऑक्सीजन बना ली, तो इस सॉलिड ऑक्सीजन को पीट के तुम शीट बना लोगे, नहीं। मेटल्स जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स मेलिएबल और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। दैट आर नॉन मेलिएबल। बट इसमें भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, वन इज कार्बन फाइबर, ठीक है। ये आपको अभी आपने पढ़े नहीं है, यूं समझ लीजिए कि कार्बन से बने हुए कुछ फाइबर होते हैं जो केबल्स में, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होते हैं। जैसे कि आपने बहुत कई बार होता है ना, जो हाई वोल्टेज लाइन जाती है वो बहुत ही मोटी सी एक वायर होती है जिसमें अलग अलग कलर की छोटी छोटी वायर्स होती हैं। या यूं समझ लीजिए जो टेलीफोन्स होते हैं, जो लैंडलाइन फोन है, इनकी जो केबल बनी होती है, इनकी जो वायर होती है, उनके अंदर हम कार्बन फाइबर को यूज करते हैं। तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके फाइबर मतलब जिसके तार बनाए जा सकते हैं, बाकी किसी नॉन मेटल के साथ ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों में ही यही एक्सेप्शन आएगा, कार्बन फाइबर, ठीक है। तो मैं डक्टिलिटी भी यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। डक्टिलिटी, तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली नॉन डक्टाइल, वो बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं, आप उनके तार वार कुछ नहीं बना सकते हैं। पर इसमें भी यही एक्सेप्शन काम करेगा, दैट इज कार्बन फाइबर। कार्बन से बने हुए जो ये फाइबर है, ये डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी दोनों प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, पर बाकी दूसरा कोई भी नॉन मेटल इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये जो एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं बेटा, इनको आप अच्छे से याद करना, क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो चीज नॉर्मल होती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको लगता है वो तो सबने पढ़ी ली होगी। जो भी चीज कोई अलग से निकल के आती है, जिसका कुछ स्पेशल रीजन है, सब उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। मेटल्स में भी हमने जगह जगह पे एक्सेप्शन देखे थे, इसमें भी। सो नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब टेंडेंसी टू बियर द लोड, वजन उठाने की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेटल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वजन को उठाने की, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, जबकि नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मान लो सल्फर सॉलिड स्टेट में है, सल्फर कितना वजन उठा सकता है, फास्फोरस कितना वजन उठा सकता है, ये आप एक्चुअली में मतलब यूं समझ लीजिए उतना कंपैरेटिव नहीं है। आप नॉन मेटल और मेटल का तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो कि भाई कितना वो वजन उठा लेंगे, मेटल्स तो बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है। सो दे हैव पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट एक्सेप्शन इसमें भी बेटा वही काम करता है, दैट इज कार्बन फाइबर। इसकी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, कार्बन फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, बाकी सबकी ऐसी कुछ देखने को नहीं मिलती, ओके। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स, कम होता है। रीजन पूछे तो मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको हाई मिलेगा। बट नॉन मेटल्स के केस में ये बहुत ही कमजोर फोर्स होती है, जिसको आप कहेंगे वंडरवाल फोर्स, ठीक है।
अगर मेटल के केस में हमने इंटर पार्टिकल फोर्स को मेटेलिक बॉन्ड का नाम दिया था, तो नॉन मेटल्स के दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करती है, मतलब नॉन मेटल के एटम्स के बीच में जो फोर्स काम कर रही है, वो कमजोर फोर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं वीक वंडर वाल्स फोर्स। ये एक साइंटिस्ट था बेटा वंडरवाल, उसके नाम के ऊपर लिखा गया है। तो ये कमजोर है, बहुत कमजोर फोर्स होती है वंडरवाल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के बीच में यही फोर्स काम करती है, कोई मेटालिक बॉन्ड वगैरह, कर्नेल, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते हैं, और इसी वजह से इनके बीच में फोर्स कमजोर है। फोर्स कमजोर है तो आप इसको थोड़ा सा ही गर्म करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये उसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो ना, जो नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से नीचे ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर कोई गैस है, उस गैस को तुमने लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम ही करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो गैसियस सब्सटेंस है रूम टेम्परेचर पे, उनका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी नीचे मिलेगा। तो मेटल्स के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो क्या होता है, बहुत ही लो है। इसमें भी आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन है बेटा इसके अंदर? डायमंड, जिसका बहुत हाई है, ग्रेफाइट काफी ज्यादा हाई है इसका भी, उसके अलावा बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है। कुछ नॉन मेटल हैं जिनका आपको हाई मिलेगा। मैं डायमंड और ग्रेफाइट में इनके रीजन अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ने हैं डिटेल में। जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उनमें हम डायमंड और ग्रेफाइट को खोल के पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि बार बार एक्सेप्शन में जो आ रहा है डायमंड या फिर ग्रेफाइट, उनके क्या रीजन है, तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ है बोरोन और सिलिकॉन, जो नॉन मेटल होते हुए भी अच्छा खासा जो है बेटा वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रखते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व जिसको हम बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इसकी यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मतलब एक क्यूब अगर एक सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, तो उसमें कितना वजन होगा, वैसे हम डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लिक्विड है, कुछ गैस है, और जो सॉलिड भी है वो उतने हार्ड नहीं है जितने की आप, जैसे मैं सल्फर जो सॉलिड है, सल्फर पाउडर के फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, उस पाउडर की स्ट्रेंथ को मैं लोहे से कंपेयर नहीं कर सकती, टंगस्टन से तो इवन नहीं कर सकती, वो तो और भी ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। तो अगर सॉलिड भी स्टेट है तो भी सारे सॉलिड बराबर बराबर कंपैरेटिव तो नहीं होते ना बेटा। अब आप एक लोहे के सरिये को देखो, वो सॉलिड स्टेट में है, और एक आप ईंट को देखो, वो भी सॉलिड स्टेट में, चौक भी सॉलिड स्टेट है। क्या मैं चौक का कंपैरिजन लोहे के सरिये के साथ कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये चौक का जो इतना टुकड़ा है, जिसकी कुछ वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी कुछ वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, इतनी ही वॉल्यूम का अगर मैं लोहे का सरिया ले लूं, तो क्या दोनों में बराबर बराबर वजन होगा? बिल्कुल नहीं। चौक का टुकड़ा हल्का होगा और आयरन का टुकड़ा क्या होगा, भारी होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम मैंने बराबर बराबर ली, भाई बिल्कुल इसी साइज का सरिया लिया और इसी साइज का चौक है, तो मैंने वॉल्यूम तो बराबर कर दी दोनों की, तो तो अब डेंसिटी का फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा? मास पे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जाहिर सी बात है, इतना ही टुकड़ा अगर आपके पास लोहे के सरिये का है तो उसमें वजन ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो सॉलिड होने का ये मतलब नहीं होता है कि उनकी डेंसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी। अलग अलग सॉलिड अलग अलग टाइप की जो है वो डेंसिटी रखते हैं। जैसे कि अगर एक दो एग्जांपल अब इसमें डिस्कस करें, सल्फर और फास्फोरस, क्योंकि ये दो नॉन मेटल हैं जो आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो सल्फर और फास्फोरस के केस में डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फास्फोरस के केस में है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये काफी कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ इरिडियम, डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम, इवन स्कैंडियम। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्कैंडियम की 3 समथिंग है, 3.43 समथिंग थी स्कैंडियम की, आयरन की 7.8 थी, इरिडियम और ऑस्मियस की 22.6 के आसपास थी। तो उनके कंपैरिजन में 1.8 और 2, जबकि ये सॉलिड स्टेट में ही है, हम लिक्विड और गैस से तो कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। तो मेटल्स की डेंसिटी नॉन मेटल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है। नॉन मेटल्स बहुत ही लो डेंसिटी जो है वो रखते हैं, और इनका कारण सिंपल सा है बेटा,
कि डेंसिटी हाई या लो होने का क्या मतलब है कि कितने टाइटली आपके एटम पैक है। जैसे मान लो मेरे पास एक डब्बा है, मैंने उसमें 4 बॉल्स रखी और सेम साइज का डब्बा है, मतलब वॉल्यूम बराबर करनी है ना मेरे को, और इसमें मैंने मान लो 4 की बजाय 9 बॉल्स रखी। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो तुम यही कहोगे ना मैडम वॉल्यूम तो आपने बराबर कर रखी है, तो मास डिसाइड करेगा डेंसिटी ज्यादा किसकी। और इसमें अगर 4 बॉल है तो 4 बॉल का वजन होगा, इसमें अगर 9 बॉल है तो 9 बॉल का वजन होगा। जैसे मान लो एक बॉल का वजन अगर 50 ग्राम है, तो यहाँ टोटल मास कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ वजन कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 9 ग्राम है, तो ठीक है। इसका मतलब इस वॉल्यूम में ज्यादा वजन है और इसमें कम, तो जिसमें ज्यादा वजन होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा। मतलब अगर पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक हैं तो उनका वो कम वॉल्यूम में भी ज्यादा मास रखेंगे और डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स हैं, कम एटम्स हैं, तो उनका वजन भी कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी कम। यही रीजन है कि मेटल्स के जो एटम है ना वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है उनमें, मेटेलिक बॉन्ड वो पास पास होते हैं, तो थोड़ी जगह में भी अच्छा खासा मास होता है उनका। नॉन मेटल्स के केस में जो पैकिंग है ना वो कमजोर है, इनके जो बॉन्ड होते हैं उनको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जैसे मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड, जब नॉन मेटल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको इसी चैप्टर में क्या होते हैं कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो वो इस बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये बॉन्ड जो है वो काफी कमजोर होता है मेटेलिक बॉन्ड के केस में। इसमें एटम्स दूर दूर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको। अगर मैं सल्फर का आपको स्ट्रक्चर समझाऊं कि सल्फर कैसे जुड़ा होता है, तो 9th में तुमने पढ़ा था ना कि सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्टा एटॉमिक है। सल्फर हमें S8 की फॉर्म में मिलता है और फॉस्फोरस हमें P4 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल है आपके पास, एक P4 और एक S8। मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ कि एक्चुअली में पाए कैसे जाते हैं। तो बेटा जो फॉस्फोरस है ना वो तो ऐसे जुड़ा होता है, एक P यहाँ, एक P यहाँ और एक P यहाँ, ठीक है। इसको देखिए पहले फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, ये हमने एसिड बना दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 बॉन्ड बने चाहिए हर फॉस्फोरस के, तो 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। और चलो मैं आगे समझाती हूँ इसको। देखो अब ये जो S8 है ना ये इस फॉर्म में मिलता है, ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग है, देखो हर जगह बंद है ना, कहीं से खुली हुई नहीं है, पर इस रिंग का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये कुछ यूं होता है, जैसे राजा का ताज होता है ना इस टाइप का है, तो हम इसको क्राउन शेप रिंग बोलते हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी होती है, इतनी सीधी नहीं होती है, और ये फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो मैं लाइन आपको दिखा रही हूँ, इन लाइंस को ही बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये लाइंस या ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते बेटा जितने कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी डेंसिटी उतनी नहीं होती जितनी कि मेटल्स की है, क्योंकि एटम कम फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो हर में टेंडेंसी होती है दूर दूर जाने की, हर चीज चाहती है कि मैं दूर जाऊं, ठीक है। तो अगर फोर्स कमजोर है तो ज्यादा पास नहीं रख पाएंगे, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए इनमें। The next property is brittleness. So what is brittleness? किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं, कि उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटल है, ये गिरने पे टुकड़ों में टूट गया। मेटल्स जनरली ऐसा नहीं करते हैं। आपको बताया था मैंने कि आप किसी भी मेटल को अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हो सकता है वो क्रैक हो जाए, उसमें मोच आ जाए, पर वो ऐसे टुकड़ों में नहीं टूटेगा जैसे कोई कांच का ग्लास टूटता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल, वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन फॉलन, या फिर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर गिराया जाए या किसी ऑब्जेक्ट से उनको हिट किया जाए तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कार्बन है, आप कोयले को गिराएंगे तो कोयला जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा। फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनको अगर आप गिराते हैं तो दे विल कन्वर्ट इनटू पीसेस। आयोडीन है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, उसको गिराओगे तो पीस बन जाएंगे। अब किसी लिक्विड को और गैस को गिराएंगे तो पीस नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो कि स्टेट में है बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर ब्रिटलनेस थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल conductivity, tendency to conduct heat, because thermal is always used for heat. हीट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी किसकी है? तो नॉन मेटल्स हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स कर रहे थे, उनका अपना कारण था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स के कंपैरिजन में दे आर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं। बट विद एक्सेप्शन, अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही थर्मल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट एंड डायमंड। अगेन आई एम टेलिंग यू, हर जगह जो डायमंड ग्रेफाइट एक्सेप्शंस में आ रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ एक्सप्लेन इनको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि ये अपना टॉपिक है। तो अभी टाइम क्यों लगाना जब बाद में इनको पढ़ना ही है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिर्फ ग्रेफाइट रहेगा, नॉट डायमंड। ओके, ग्रेफाइट में से बिजली पास हो सकती है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से बिजली पास नहीं होती है। पर हाँ, हीट दोनों में से पास हो सकती है, डायमंड में से भी और ग्रेफाइट में से भी। थर्मल कंडक्टिविटी में तो इवन डायमंड प्रोसीड करता है। अगर आप ग्रेफाइट और डायमंड का कंपैरिजन करें तो थर्मल कंडक्टिविटी तो डायमंड की ज्यादा अच्छी है ग्रेफाइट से, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की अच्छी है, ठीक है। और यही कारण है कि आपको सेल्स के अंदर ग्रेफाइट देखने को मिलता है। ये तो आप बड़ा आसानी से चेक कर सकते हो। आपके पेंसिल की यूजुअली वो लेड आती है ना आजकल, अलग से डब्बे में आती है, उसमें आप दोनों साइड से तार जोड़ के बीच में कोई बल्ब और बैटरी लगा के चेक कर लो कि अगर बल्ब जल गया तो मतलब ग्रेफाइट में से बिजली पास हो गई, ठीक है। नहीं तो वो सेल होते हैं जो रेडियो में डलते हैं, मोटे वाले सेल, उसको कभी तोड़ के देखना, कोई खराब हो गया हो तो उसमें बीच में एक ब्लैक कलर की रॉड निकल के आती है, जैसे चौक होता है ना, इससे थोड़ी सी पतली होती है, इतने से साइज की एक ब्लैक रॉड होती है बिल्कुल बीचों बीच, वो ग्रेफाइट ही है। वो उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो जो रॉड है ना बीच में डलती है सेल के ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट रॉड, दैट इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोड, जो वहां पे इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं बेटा, आपने नाम सुना होगा बैटरी में, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये वो टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड बनाते ही उसी मटेरियल का है जिसमें से बिजली पास हो सकती है। अगर ऐसे मटेरियल का बना दिया जिसमें बिजली पास नहीं होगी तो फिर थोड़ी ना सेल काम करेगा। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जबकि डायमंड या फिर बाकी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म भी होती है जो अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल, दैट इज अ गैस कार्बन। ये आप यूं समझ लीजिए, कार्बन की ही एक फॉर्म होती है गैस कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को से अगर आप हिट करो किसी मेटल या नॉन मेटल को तो उसमें से आवाज निकले। मेटल सोनोरस हैं, उनमें से आवाज निकलती है गिरने पे या आप किसी चीज से उनको हिट करो तो। नॉन मेटल्स में कोई आवाज नहीं निकलती, आप कोयले को ऊपर से नीचे गिरा दोगे वो टुकड़ों में टूट जाएगा, कोई टन की आवाज नहीं होती है। सल्फर को, फास्फोरस को, आयोडीन को आप किसी चीज से हिट करोगे तो वो टूट जाएगा पर कोई आवाज नहीं निकलेगी, सो दे आर नॉन सोनोरस, उनमें कोई आवाज वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर, द लास्ट प्रॉपर्टी इज कलर। कलर में ये नॉन मेटल अच्छे होते हैं बजाय मेटल्स के। मेटल्स में गिने चुने एक दो कलर थे, कॉपर रेडिश ब्राउन था, ज्यादातर मेटल्स ग्रे होते हैं, एक गोल्ड था जो थोड़ा गोल्डन कलर का था, मतलब येलोइश था। अगर मैं नॉन मेटल्स का कंपैरिजन करूँ ना तो नॉन मेटल्स में रंग में ज्यादा वेराइटी है बजाय कि किसके, मेटल्स के। इनके अलग अलग कलर होते हैं, अब हम कुछ के देख लेते हैं। देखो गैसेस तो ज्यादातर बेटा कलरलेस ही होती हैं, ज्यादातर, सबकी बात तो नहीं करना है। अब कुछ स्पेसिफिक नॉन मेटल्स के कलर देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है वो वॉयलेट या आप उसको पर्पल कह सकते हो, वॉयलेट और पर्पल, ठीक है। सल्फर है वो येलो है, लाइट येलो कलर का जो है वो आपको सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और नॉन मेटल्स लाइक कौन कौन से बच गए बेटा, बहुत, एक ओजोन है, एक्चुअली में ऑक्सीजन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है तो नॉन मेटल ही। ये पेल ब्लू कलर की होती है, इसका जो रंग है वो हल्का सा नीला होता है। ओजोन एक्चुअली में और कुछ नहीं बेटा, ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है।
फॉस्फोरस के तो 3 अलग अलग कलर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। फॉस्फोरस व्हाइट कलर का भी होता है, फॉस्फोरस ब्लैक कलर का भी हो सकता है, और फॉस्फोरस रेड कलर का भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो ग्रे और ब्लैक कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का। ग्रेफाइट जो कि कार्बन की ही फॉर्म है, वो आप ग्रे लिख सकते हो, उसको ब्लैक लिख सकते हो, ग्रेइश ब्लैक कुछ है होता है। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड भी आपको पता है अलग अलग कलर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, पर डायमंड का जो रंग होता है वो उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है उसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, इट इज ग्रीनिश येलो। क्लोरीन के अलावा अगर जैसे फ्लोरीन की, ब्रोमीन की मैं बात करूं, फ्लोरीन का भी कलर होता है। ब्रोमीन की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कुछ है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो देखो इनमें कितनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिली रंग में नॉन मेटल्स के केस में, जबकि मेटल्स में इतने ऑप्शन नहीं थे आपके कलर के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली हैं, किसकी? नॉन मेटल्स की। मेटल्स की कर ली, नॉन मेटल्स की कर ली। तो अभी तो नहीं, पर जैसे आप 3-4 पेज पलटोगे आगे तो एक टेबल बना रखे है आपकी बुक में, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले तो आप थ्योरी का पार्ट कर लेना जो मैंने करवाया है, फिर आप वो टेबल जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा वहां से रिवाइज करने के लिए। तो वो टेबल जरूर ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे।